गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में भी भारतीय इतिहास से प्रारंभ किए हुए हैं। इसके पहले हम लोग विश्व भूगोल बहुत अच्छे से पढ़े। विश्व भूगोल पढ़ने के बाद भारतीय भूगोल जो हमें पढ़ाना बाकी है। पहले हम भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे, उसके बाद भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे। भारतीय इतिहास को दोस्तों पहली लेक्चर में भारतीय इतिहास के संदर्भ में इतिहास का परिभाषा बताए थे और यह भी बताए थे कि इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अभी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पुनः प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा गया है क्योंकि इस काल के मानव द्वारा तांबे का आविष्कार किया जा चुका था। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े, फिर जैन धर्म के बारे में पढ़े। उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में पढ़े। 16 महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़े, फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़े और अभी हम लोग वर्तमान में गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। गुप्त साम्राज्य से संबंधित एक लेक्चर हम ले चुके हैं जो आपको YouTube पर उपलब्ध मिल जाएगा। ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों। आइए बिना कोई समय बर्बाद किए, बिना कोई समय नष्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, जिनकी काल अवधि 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक मानी गई है तथा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जिसके रचयिता समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन को माना गया है, इसी में श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बताया गया है अथवा यह सिद्ध होता है कि श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। श्री गुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गुप्त राजा बनता है तथा इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। साथ ही पहले जो इसके पिताजी श्री गुप्त थे, इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। 319 में ये राजा बनते हैं और इस अवसर पर एक संवत भी इन्होंने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त राजा बनता है और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनता है। और यहां तक हम लोग पूरी ये चंद्रगुप्त द्वितीय तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे दोस्तों। उसके बाद देखिए, आइए यहां तक चंद्रगुप्त द्वितीय तक अब हमको व्याख्या करने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहली लेक्चर में देखेंगे तो पूरा व्याख्यान किया हुआ है। ये मोटे तौर पर हम लोग बता दिए हैं। गुप्त वंश के वंशानुगत जो है, वंशावली जो है किस प्रकार हुआ है। पहले श्री गुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा दोस्तों कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शासक नहीं थे। इससे पहले 57 ईस्वी में या ईसा पूर्व में, ईस्वी या ईसा पूर्व कुछ भी है आप देख लीजिएगा, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराया था और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले उज्जैन के ये स्थानीय राजा प्रथम शासक थे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो राजा बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम, या इसको महेंद्रादित्य भी कहा गया है। कुमारगुप्त नाम था इसको दोस्तों। इसके बाद और भी 2 कुमारगुप्त हुए हैं जिनको कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय कहा गया है। उनकी कुछ खास उपलब्धि नहीं थी, इस कारण उसको उतना पढ़ना भी आवश्यकता नहीं। आइए हम लोग मेन पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं और वर्तमान में हम लोग गुप्त साम्राज्य का दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त
द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण किया था। उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा बनता है, जिनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इनकी मुद्राओं पर, कुमारगुप्त की मुद्राओं पर इनका नाम श्री महेंद्र या महेंद्रादित्य मिलता है। इसी के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था। गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले हुनों का आक्रमण चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में हुआ था, तथा हुनों के आक्रमण को दबाने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था और हुनों को पराजित भी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि हुनों के आक्रमण को दबाने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने किसे भेजा था, तो स्कंदगुप्त को भेजा था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, तथा स्थापना वर्ष जो है लगभग 427 ईस्वी मानी गई है। विश्वविद्यालय में समय मापने के लिए, इस नालंदा विश्वविद्यालय में समय मापने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। कुमारगुप्त प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील गुजरात के सौराष्ट्र में जूनागढ़ जिसको कहते हैं, वहां पर नदियों को बांधकर ये झील बनाया गया था। दो नदियों को बांधकर बनाया गया था, जिसमें पलासन और सुवर्ण सुक्ता इन दोनों नदियों को पर बांध बनाया गया था, जिसको सुदर्शन झील कहा जाता था। तथा यह झील गिरनार पर्वत के पास था। गिरनार पर्वत के पास सौराष्ट्र के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के पास था, तथा यह पलासन और सुवर्ण सुक्ता नदी को बांधकर, नदी के जल को बांधकर बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में किया था। विश्वविद्यालय में समय माप के लिए जलघड़ी का प्रयोग होता था। कुमारगुप्त प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार अर्थात टूट गया था दोस्तों, अतिवृष्टि के कारण जब वो बांध टूट गया था, तो उन्होंने इसकी मरम्मत करवाया था। जीर्णोद्धार उसी को कहते हैं। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख कुमारगुप्त के समय के ही प्राप्त हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग 18 बताई जाती है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद इसका पुत्र स्कंदगुप्त राजा बनता है। इसकी शासन अवधि 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक माना गया है। स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। यह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसके बाद जो राजा हुए हैं बहुत ही कमजोर राजा हुए थे, और उनका इतिहास में कुछ खास उपलब्धि भी नहीं रहा है। प्रमुख घटना यानी कि स्कंदगुप्त के समय की प्रमुख घटना श्वेत हुनों का आक्रमण था। इन्होंने अपने पिता कुमारगुप्त के कार्यकाल में हुनों के आक्रमण को विफल करते हुए, यानी कि हुनों को पराजित किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। लेकिन ये स्वयं युद्ध करने के लिए नहीं गए थे, इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। लेकिन जब स्कंदगुप्त राजा बनते हैं और सक्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं, तब इनके कार्यकाल में हुनों का आक्रमण होता है, जिसको श्वेत हुन कहे जाते हैं। और ये हुन हिंदू कुश पर्वत पार करके आए थे और आक्रमण किया तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र के गंधार प्रदेश के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, यानी कि यहाँ पर हुनों को कुछ सफलता मिली थी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, तथा इसकी जो अभिलेख का जो समय माना गया है, वो इसकी रचना 467 ईस्वी मानी गई है। ये अभिलेख जो लिखा गया है वो 467 ईस्वी में लिखा गया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अत्यधिक वर्षा के कारण सुदर्शन झील टूट गया था। सौराष्ट्र के शासक परमदत्त के पुत्र चक्रपालिल ने झील को मरम्मत करवाया था। परमदत्त जो थे दोस्तों स्कंदगुप्त के राज्यपाल थे, जिनको जूनागढ़ में यानी कि सौराष्ट्र के लिए, सौराष्ट्र एक स्कंदगुप्त का प्रांत था, उस प्रांत के राज्यपाल स्कंदगुप्त ने परमदत्त को नियुक्त किया था। तब परमदत्त के पुत्र चक्रपालिन ने उस सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, जो अत्यधिक वर्षा के कारण टूट गया था। पहले ही बता दिए दोस्तों,
सुदर्शन झील दो नदियों के संगम पर पलाशन और सुवर्ण सुप्ता नदी पर बना हुआ है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन है कि इसने परमदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का वर्णन है दोस्तों कि स्कंदगुप्त ने परमदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था दोस्तों, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सुदर्शन झील बहुत बार आता है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। अशोक के राज्यपाल ने बाद में अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने बाद में इससे नहर निकलवाया था। झील जो है, सुदर्शन झील कहां पर है? गिरनार पर्वत के पास था। सुदर्शन झील गिरनार पर्वत के पास था तथा यह पलाशन और सुवर्ण सुप्ता नदियों पर बना हुआ था। वर्तमान में अभी वर्तमान में देखा जाए तो सुदर्शन झील का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन सुदर्शन झील ये गुप्त काल मौर्य काल में बहुत ही एक ऐतिहासिक झील के रूप में जाना जाता है तथा यह झील गिरनार पलाशन और सुवर्ण रेखा नदियों पर बांध बनाकर बनाया गया था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी का में भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख प्राप्त हुआ है। भानुगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम एरन अभिलेख है, जिसको हम लोग भानुगुप्त का एरन अभिलेख कहते हैं, जो 510 ईस्वी में प्राप्त हुई है। इसमें सबसे पहले किसी महिला के सती होने का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त के मित्र थे गोपराज की हुनों के विरुद्ध आक्रमण करते हुए मृत्यु हो जाती है, यानी कि हुनों के विरुद्ध लड़ते हुए गोपराज की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी पत्नी को सती होना पड़ा था। इसकी शव के साथ, यानी कि गोपराज के शव के साथ इसकी पत्नी को सती होना पड़ा था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण यहीं से मिलता है। कहां पे मिलता है? भानुगुप्त की एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। अंतिम गुप्त वंशी शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें गुप्त साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में तथा उसके उपलब्धि के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद तीसरा लेक्चर आएगा जिसमें गुप्तकालीन स्थापत्य कला, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन कला और विविध प्रकार की जो समाज था, जो प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित गुप्त साम्राज्य का लेक्चर 3 भी आएगा, लेकिन लेक्चर 2 तक हम लोग गुप्त साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बनता है, जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक मानी गई है। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर इनका नाम श्री महेंद्र या महेंद्रादित्य मिलता है, जिस कारण कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य या श्री महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था तथा हुनों के आक्रमण को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था तथा हुनों को पराजित भी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था तथा यह स्थापना 427 ईस्वी में मानी जाती है, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था। विश्वविद्यालय की नालंदा विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। अत्यधिक वर्षा के कारण झील टूट जाता है, जिस कारण सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं, वो ऐसा माना गया है कि कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में निर्मित थे। तो सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख गुप्तकालीन ही माने गए हैं, जिसकी संख्या लगभग 18 बताई गई है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र स्कंदगुप्त राजा बनता है, जिसका शासनकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक मानी जाती है।
स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण किया था, यानी कि प्रश्न पूछ दिया जाएगा दोस्तों। स्कंदगुप्त भी गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे। स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन में दे देगा आपको महाराजा धीराज, महेंद्रादित्य, सक्रादित्य और इनमें से कोई नहीं। तो सक्रादित्य करेक्ट आंसर होगा। स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। यह गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। प्रमुख घटना जो इसके कार्यकाल की होती है, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इन्होंने, स्कंदगुप्त ने अपने पिता के राजा रहते हुए हुनों के आक्रमण को विफल किया था, यानी कि हुनों को इन्होंने हराया था। लेकिन जब ये राजा बनते हैं स्कंदगुप्त, उस समय भी हुनों का आक्रमण होता है और वे श्वेत हुन थे। श्वेत हुनों का आक्रमण होता है और ये लोग हिंदू कुश पर्वत पार करके आए थे और आक्रमण किया था तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित गंधार प्रदेश के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। यानी यहाँ पर देखा जाता है कि स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुनों को पश्चिमोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, यानी कि यहाँ पर हुनों का आक्रमण सफल माना जा सकता है। स्कंदगुप्त का ही एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख तथा यह 467 ईस्वी में निर्मित हुआ ऐसा माना जाता है। ऐसे पता चलता है कि अत्यधिक वर्षा के कारण सुदर्शन झील टूट गया था। सुदर्शन झील टूट गया था। तो स्कंदगुप्त के प्रांतीय राज्यपाल जो थे उनका नाम परमदत्त था और परमदत्त के पुत्र चक्रपालीन ने इस झील को मरम्मत करवाया था। अत्यधिक वृष्टि से टूट गया था तो इस झील की मरम्मत चक्रपालीन ने करवाया था, जो परमदत्त का पुत्र था। और परमदत्त स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र के राज्यपाल थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने परमदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त ने करवाया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का। देखा जाए तो इसका इतिहास बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश और विभिन्न वंशों द्वारा वंशों के कार्यकाल में स्कंदगुप्त का वर्णन आता है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था चंद्रगुप्त के आदेश पर। अशोक के राजपाल तुषास्प और अशोक के राजपाल अशोक महान जो है, यानी कि मौर्य वंश के शासक अशोक महान के बाद उनके राजपाल तुषास्प ने बाद में सुदर्शन झील से नहर निकलवाया था। ये झील जो है गिरनार पर्वत गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत के पास थी तथा यह झील पलासन और सुवर्ण सुक्ता नदी के संगम पर बांध बनाकर झील का निर्माण किया गया था। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। स्कंदगुप्त के बाद उसका पुत्र भानुगुप्त राजा बनता है और भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसको भानुगुप्त का एरन अभिलेख कहते हैं तथा यह 510 ईस्वी में निर्मित माना गया है। इसी अभिलेख में सबसे पहले किसी स्त्री के सती होने के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। इसके पहले प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन अभिलेखीय प्रमाण सबसे पहले भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही मिलते हैं। इसमें लिखा गया है कि भानुगुप्त की ओर से हुनों के विरुद्ध लड़ते हुए भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद गोपराज की पत्नी को गोपराज के साथ सती होना पड़ा था। इस प्रकार भानुगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण शासक के बारे में बारी बारी से पढ़े। दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए ताकि ये हमारा आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो फ्री इनोवेटिव है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्रों तक पहुंच सके, इसका लाभ उठा सके और अपने तैयारी के स्तर को उस स्तर तक ले जा सके जहां पर जाके वो किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने नियुक्ति यानी कि नौकरी को सुनिश्चित भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।